झारखंड में मिलेगी 20 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 9 अप्रैल को पहुंचेगी पहली खेप। रांची में ओबीसी आरक्षण मंच के बैनर तले बैठक का आयोजन। आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर बैठक। 14 से 27% आरक्षण बढ़ाने की मांग। गिरिडीह में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। डीडीसी शशि भूषण ने लिया पीएचसी का जायजा। कोरोना सेंटर की विधि व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। और गिरिडीह में जंगली हाथियों ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर मौत। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे रांची से आ रही है, जहां 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, कार्मिक विभाग ने जारी की है अधिसूचना। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अरुण सिंह बनाए गए विकास आयुक्त। तो रांची से बड़ी खबर, वंदना डांडेल बनी कैबिनेट सचिव। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। कार्मिक विभाग ने जारी की है अधिसूचना। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, जानना चाहेंगे 10 आईएएस अधिकारियों के यहाँ तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये एक नियमित प्रक्रिया है। इस तरह के तबादले होते रहते हैं विभाग में जी। सरकार के द्वारा लगातार, चाहे आईएएस की बात करें या दूसरे अधिकारियों की बात करें, तबादला होते रहता है। ये जो तबादला है, कई जो मुख्य सचिव लेवल के और अपर मुख्य सचिव लेवल के और सचिव लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया है। अरुण सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव थे खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के, उनको विकास आयुक्त बना गया है झारखंड का। और इसके साथ साथ जो विकास आयुक्त तो पहले के खंडेवाल, वो भी 1988 बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको स्थानांतरित करते हुए अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में इनको पदस्थापित किया गया है। इसके साथ साथ अन्य कई अधिकारियों को भी तबादला किया गया है। खासकर जब बात करें तो एजुकेशन सेक्रेटरी जो थे, उनको भी हटाया गया है और उनको दूसरे विभाग यानी सचिव योजना एवं वित्त विभाग का चार्ज दिया गया है। जबकि राजेश कुमार शर्मा जो कि सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के थे, उनको एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है, यानी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का बनाया गया है। तो सरकार ने इन अधिकारियों का तबादला किया है ताकि बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके दूसरे विभाग में, और उनकी कार्य क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए दूसरे विभाग में, जिसको देखते हुए तबादला किया गया है। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वंदना डांडेल बनी है कैबिनेट सचिव। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। गहमागहमी के बीच होने वाले आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। पक्ष और विपक्ष में चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। देखिए रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष के लिए ये सीट जीतना कहीं न कहीं नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण और जेएमएम के उम्मीदवार हाफिजुल अंसारी से है, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट को अपना सीट मानकर वहां चुनाव लड़ रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता आज से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। 7 तारीख को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मधुपुर जाएंगे। वहां हम लोगों ने वार रूम की भी स्थापना किया है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी वहां पहुंच भी गए हैं और सारे एमएलए को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो मधुपुर में एक ब्लॉक में जो है महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए निकले। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह एकजुटता के साथ मधुपुर का चुनाव हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस सीट को लेकर आरजेडी ने महागठबंधन प्रत्याशी हाफिजुल अंसारी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने का दम भर दिया है।
और बाकायदा आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया है कि आरजेडी भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। बताते चले कि आरजेडी की ओर से 12 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जो कि मधुपुर में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आएंगे। स्टार प्रचारक के रूप में बनाया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, पूर्व मंत्री पूर्व सचेतक राधा किशन किशोर जी, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, पूर्व सांसद गोरा राम जी, श्री संजय सिंह यादव जी पूर्व विधायक, श्री संजय प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक और युवा अध्यक्ष। बीजेपी ने भी इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल मान लिया है। प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता उपचुनाव में वहां कैंप करते नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू आज से वहां पर कैंप करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का मानना है कि ये सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। बहरहाल जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मधुपुर में मधु का स्वाद कौन चखता है और किसे मिलती है डंक, ये आने वाला समय ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण अभियान पर पड़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज केंद्र से मांगे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए 2 गुना डोज देने की बात कही है। कोविशील्ड के 20 लाख डोज जल्द से जल्द झारखंड पहुंच जाएंगे। पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज 6 अप्रैल को ही पहुंच जाने थे, लेकिन देर से अप्रूवल मिलने के कारण ये नहीं पहुंच सके। अब 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज झारखंड पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाकी 10 लाख डोज 15 अप्रैल तक राज्य को मिल जाएंगे। देखिए, लड़ने के लिए ये समय नहीं, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है। तो वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का शोर राजधानी रांची में भी गूंज रहा है। एक दूसरे की रणनीति को भेदने के लिए समीकरण की तलाश जारी है। वहीं बीजेपी नेता राज पालीवार टिकट काटे जाने से खासा नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया है। वहीं जेएमएम को भरोसा है कि राज पालीवार का टिकट काटने के बाद बीजेपी से नाराज वोटर उनके साथ आएंगे। वहीं बीजेपी को लगता है कि सत्ता पक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है। मधुपुर से इस बार बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि गंगा नारायण सिंह पिछले चुनाव में आजसू के टिकट पर यहां चुनाव लड़े थे और उस वक्त का उनका मुकाबला बीजेपी के राज पालीवार से था। तो वहीं झारखंड में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मंच के वर्तमान अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। कैलाश यादव ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से 27% करने
को लेकर सरकार से आग्रह किया। साथ ही उनकी जो अन्य मांग है उन मांगों पर भी यहां पर चर्चा की गई। ये सब जितने लोग बैठे हुए हैं सब पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं और राज्य में 85% पिछड़ा समाज के लोग, जिसमें ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। बहुत आशा और उम्मीद से अपेक्षा किए थे कि राज्य का जब निर्माण होगा, नया झारखंड बनेगा, तो ये जो वंचित समाज है, जो दबे कुचले अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनकी अपेक्षाएं पूरी होगी। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर आज गिरिडीह DDC शशि भूषण मेहरा ने गामा ब्लॉक के मालदा PHC पहुंचकर कोरोना सेंटर की स्थिति और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में कमरा, बेड, बिजली, पानी जैसी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। पेशेंट आएंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। हम लोगों की कोशिश है कि होम क्वारंटाइन नहीं रहकर यह व्यवस्थागत संस्थागत क्वारंटीन किया जाए लोगों को, क्योंकि वहाँ पर घर पर सारी सुविधाएं रहती नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट रहेंगे कोविड के, उनको यहाँ सिर्फ डॉक्टर के निगरानी में रहेंगे और हमेशा अच्छा इलाज मिले। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर मौजूद है। मुन्ना, जानना चाहेंगे DDC शशि भूषण ने PHC अस्पताल का जायजा लिया, क्या कुछ कमियां वहां पर देखी गई और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, दरअसल वहां पे अभी गिरिडीह जिले में टोटल 36 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी वर्तमान समय जो गिरिडीह में कोरोना की स्थिति है, 36 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इसीलिए पूरे जिले में, क्योंकि हर ब्लॉक में जो दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पे जो बाहर से लोग आएंगे वैसे लोगों को आइसोलेट करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। और खास करके गांव इलाके में जो आइसोलेशन सेंटर खोला गया है वो बहुत दूर है, जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और उस इलाके में बड़े पैमाने पर लोग बाहर में महानगरों में काम करते हैं। तो वो जो लोग लौट करके आ रहे हैं त्योहार वगैरह में, वैसे लोगों को आइसोलेट करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर खोला गया। आज DDC ने वहाँ पे जा करके उसकी व्यवस्था, विधि व्यवस्था और वहाँ पे लोगों को कैसे रखा जाएगा, इन सब के बारे में निरीक्षण किया है और गाइडलाइन भी दिए है वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को। DDC ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पे बिजली, पानी और अन्य तरह की, चूंकि गर्मी भी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से भी जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं वैसे लोगों को रहने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और उन लोगों पर विशेष ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना का प्रसार जो है जिले में वो रुक सके। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कोरोना को लेकर लगातार प्रशासन सतर्क है। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य भर में एक ही दिन में 1264 नए संक्रमित मिले हैं। इस साल का ये एक दिन का सबसे अधिक केस है। वहीं राज्य भर में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में 539 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नए संक्रमित मरीज तो एक के बाद एक राजधानी में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इनका आंकड़ा 1,29,596 हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का भी काम जोरों पर चल रहा है। मैं जो था सचिवालय नेपाल हाउस 13 के अप्रैल में ऐड किया हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप वैक्सीन लेने के लिए इंतजार में हैं? ये हमारी पत्नी है। क्या मन में चल रहा है वैक्सीन लेने के लिए आए हुए, क्या सोच है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। लोगों को क्या संदेश देंगे चाचा? रांची के जिला स्कूल प्रबंधन ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए बताया है कि बीते दिन आए 10 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर गलत है। स्कूल के सिर्फ 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि
कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का क्लास सुचारू करने को लेकर एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि दोनों को तो हम लोग क्वारंटाइन कर दिए। उसके बाद अब तो सरकार का भी आ गया निर्देश, जिसके चलते हम लोग कक्षा 8, 9, 11 ये तो बंद ही कर दिए। अब परीक्षा को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसमें आपको 10th और 12 को आज हम लोग शेड्यूल बना लिए हैं। प्रायोगिक परीक्षा के लिए 15-15 बच्चा बुलाएंगे और उसको दूर दूर में बैठा के उसको प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। तो वहीं रांची में बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार लीडर और मॉडल स्कूल बनाने का नया प्रयोग करने जा रही है। मॉडल स्कूल बनाकर स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने की योजना है। इस योजना को लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। प्रथम चरण में 80 स्कूलों को अपग्रेड कर मॉडल लीडर स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें हर जिले में कम से कम 3 मॉडल स्कूल होंगे। जो पैटर्न के आधार पर जो अभी विद्यालय खुलने हैं उसको चयनित कर लिया गया है। जैसे रांची जिला में 3 विद्यालय को शुरुआती दौर में चयनित किया गया है। जिला स्कूल्स है, मॉडल स्कूल कांके है और TVS जगन्नाथपुर है। तो शुरुआती दौर में CBSE के लिए जो NOC जो लेने की प्रक्रिया है वो NOC की प्रक्रिया अभी प्रारंभ की गई है। सभी विद्यालयों ने उस फॉर्मेट में जो NOC CBSE के द्वारा जो मांगे जाते हैं उस फॉर्मेट में तीनों विद्यालय ने भर करके दे दिया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी तैयारियों को लेकर कई आदिवासी संगठनों की ओर से बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सरना समिति की ओर से सरहुल को लेकर एक बैठक कर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच सहमति बनी, जिसको लेकर केंद्रीय सरना समिति की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें उनके सामने रखी गई। संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से हर एक मोजा, हर एक अखाड़ा में सरहुल शोभा यात्रा लेकर के बैठक हो रही है, उन तमाम समितियां और समाज के अगुवागणों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें और इस बार कोरोना के देखते हुए हम लोग यहां से गाइडलाइन जारी करते हैं, आदेश देते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीमित संख्या में 10 के संख्या में 10 के अंदर, मतलब कहने का मतलब 10 के अंदर की संख्या में आए और ये सरना स्थल में आए और यहाँ पर माथा टेक। कोरोना का कहर राज्य में लगातार जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है जो 8 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इससे पहले रांची उपायुक्त छवि रंजन ने खुद सड़कों पर उतरे थे और रांची के बाजार और सड़कों का निरीक्षण किया। बिना मास्क पहने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। वहीं दुकानदारों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात कही और बिना मास्क लगाए लोगों को सामान मुहैया ना कराने की बात कही। इसके साथ ही सड़कों पर बिना मास्क पहने लोगों का चालान भी काटा गया। सभी को पता है कि कोविड का महामारी रांची में बहुत जोर से हो रहा है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एंड इस अभियान का इसी उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो लाक्सिटी दिख रहा है, जो उनको जागरूकता करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये एनफोर्समेंट टीम के तहत अभी सड़क में उतारा है और बहुत सारे लोगों को अभी देख रहा है कि इसका असर लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी मास्क पहन के घूम रहा है और डिस्टेंसिंग ही पालन कर रहा है। बट जैसे भी जैसे भी लोगों को मिल रहा है उनका टेस्ट करने के लिए अभी भेज रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट 7 डेज में हर दिन संख्याएं बहुत बढ़ी जा रही है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है और इस स्थिति का आकलन किया जाए तो लगता है कि बहुत भयावह स्थिति फिर से आने वाली है। इस संदर्भ में सरकार की तरफ जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो सके, लोगों में अवेयरनेस हो सके, लोग जो है सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस से अपने आप को रखें, अनावश्यक से बाहर नहीं निकलें। इसी प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन
प्रॉब्लम ये है कि जनता के बीच में जागरूकता होती है, बट जागरूक होने के बावजूद भी वो लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि वो अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोविड का उसको पालन करें। इसके लिए हम लोगों ने इन्फोर्समेंट टीम भी बनाई है जो कि जगह जगह जाकर इंश्योर करें कि सभी लोग मास्क पहने और प्रतिष्ठानों पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का SMS फॉर्मूला और मास्क का भी पालन करें। और आज बीच सड़क में जो भी मास्क नहीं पहने उनका हम लोग कंपलसरी टेस्टिंग करा रहे हैं नियरेस्ट बूथ पर। कोरोना काल में जहां आम लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं झारखंड में निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस दोगुना ली जा रही है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास हुए और इसके लिए पिछले सत्र से पहले परीक्षा में जो फीस ली गई थी उससे दुगनी फीस अंतिम परीक्षा में वसूली जा रही है। जानकारी के अनुसार स्कूल में एनुअल चार्ज के साथ साथ कई तरह की फीस ली जा रही है और इसमें बिल्डिंग फीस भी शामिल है। हर ओर जो पेरेंट्स जो है वो पूरी तरह परेशान है और अपनी बातों को लगातार वो उठा रहे हैं और हम लोगों ने भी उनसे कहा कि आप रिटेन में पेरेंट्स एसोसिएशन के पास भेजिए ताकि इस चीज़ को लेकर के हम कोर्ट की ओर मूव कर सकें, क्योंकि झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर इन सारे मामलों को लेकर के ही इसका गठन हुआ था। और जब झारखंड के अंदर जब 2018 में कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद इस पेंडेमिक को लेकर के राज्य सरकार ने कुछ निर्देश अगर दिए हैं और उन निर्देशों का अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अभी जैसा देखा जा रहा, हम लोग अपने बच्चों को जैसे देख रहे हैं कि हम लोग बच्चों को जब ऑनलाइन के लिए जब मोबाइल देते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ज़्यादा मोबाइल में ध्यान देते हैं। ऐसे स्थिति में ऑनलाइन का जो मनमानी है, जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने का, वो गलत है। हमारे झारखंड सरकार भी से त्रस्त है। पूरे जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको कह के थक गए हैं कि आप ना ले। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। वैसे स्थिति में मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। करिश्मा, जानना चाहेंगे, मनमानी फीस वसूल रहे हैं प्राइवेट स्कूल और लगातार उनकी मनमानी से वो बाज नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी राखी, देखिए कोरोना काल का जैसा दौर चल रहा है और आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए अगर बात अभिभावक की करे, स्कूल की करे, तो स्कूल वाले अपनी मनमानी से पीछे नहीं हट रहे हैं और अभिभावक लगातार जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं कि उनकी जो क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा थी उपलब्ध थी। हालांकि पिछले साल जो फीस उन्होंने लिया था वो जो फीस था वही लिया गया था, लेकिन इस साल से क्या हो गया कि दुगनी फीस ले ली गई है, जिसमें बस फीस से लेकर बिल्डिंग फी भी लिया जा रहा है, जिससे अभिभावक काफी परेशान है। अपनी बात जो है वो लगातार जो है वो उठा रहे हैं। करिश्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बिल्डिंग फीस भी वसूली जा रही है यहाँ बच्चों के अभिभावकों से और लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं ब्लड बैंक में ब्लड की किल्लत देखते हुए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां रिम्स के सभी जूनियर डॉक्टर, सीनियर महिला डॉक्टर कर्मचारियों ने मिलकर ब्लड डोनेट किया। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए रिम्स के ब्लड बैंक में खून की किल्लत ना हो, इसको लेकर ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक कुल 90 लोगों ने रक्तदान किया है। डोनेशन के पहले, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर जब ब्लड डोनेट करने के लिए बेड पे गई तो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आया कि मैं किसी की मदद करने जा रही हूँ। और मैं सबसे यही अपील करूँगी कि अगर आप एलिजिबल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप डोनेट करें, इसमें कोई भी हानि नहीं है, आप बहुत किसी की मदद कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कोरोना का अभी सेकंड पीक आ चुका है और इसमें बहुत ज़रूरत है कि रिम्स में जो मरीजों की संख्या वो कम नहीं होगा, रिम्स में मरीज आएंगे ही। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि परिजन ब्लड देने के लिए आ नहीं पाते, तो उसमें मरीजों के इलाज में बहुत ज़्यादा बाधा होगी। अब तक हमारे यहाँ पे अराउंड 40 यूनिट जमा हो चुका है ब्लड,
हमारे उम्मीद है कि अराउंड 100 यूनिट्स पहुंचेगा, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। जितना रिम्स में पेशेंट आते हैं डेली बेसिस पे, उसके हिसाब से अभी भी ये बहुत कम है। हम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा मात्रा में आगे आएँ और इस रक्तदान महादान का हिस्सा बने। तो वहीं बोकारो में ग्रामीणों ने प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में सुंदरम स्टील प्लांट के द्वारा हो रहे प्रदूषण और अनलीगल तरीके से पानी यूज करने के खिलाफ ग्रामीणों ने यहां प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। तो सुंदरम स्टील प्लांट के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ग्रामीण जो है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और पूरा मामला बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में लगी सुंदरम स्टील प्लांट का है। बताया जा रहा है कि सुंदरम स्टील प्लांट द्वारा सबसे पहले तो इतना डस्ट उड़ा रहा है कि यहाँ के ग्रामीण एकदम अस्त व्यस्त हो चुके हैं और 2 गो यहाँ खदान है जिससे पानी लेकर एकदम सोख दिया गया है। यहाँ के ग्रामीण अब एकदम जीते जी मार देने का नौबत आ चुका है।